हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। अनिरुद्ध की फ़्लाइट टेक ऑफ करे उससे 30 मिनट पहले ही वह चेक इन कर लगभग अपनी छूटी हुई फ़्लाइट को पकड़ता है तो उसे अपने बगल वाली सीट पर सुनील मिलता है, जो 2 हफ्ते पहले ही दूसरी फ़्लाइट में मिला था और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन सुनील अनिरुद्ध को मिलने का वादा कर उसके घर मिलने नहीं पहुंच पाता। अनिरुद्ध उससे शिकायत करता हुआ बोलता है, यार तूने कहा था कि तू मेरे घर आएगा, मैं तेरा इंतजार करता रहा और तू आया भी नहीं। सुनील कहता है, कोई बात नहीं यार, मैं शाम को तुझसे मिलने जरूर आऊँगा। यह कहकर दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड होती है और दोनों घरों की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन रविवार था। सुनील तैयार होकर अनिरुद्ध के घर उससे मिलने पहुंचता है। वह लगातार 5 मिनट तक बेल बजाता है, फिर भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। अचानक एक आंटी पास वाले घर से निकल कर आती है और बोलती है, बेटा तुम इस घर की बेल क्यों बजा रहे हो? यह घर तो कई सालों से बंद है, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। सुनील उसकी बात को अनसुना कर देता है और अनिरुद्ध को फ़ोन मिलाता है। अनिरुद्ध के फ़ोन उठाते ही सुनील उसे शिकायती भरे लहजे में बोलता है, यार तूने मुझे अपने घर बुला लिया और खुद गायब हो गया। अनिरुद्ध हंसते हुए बोलता है, यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम से आया था, अभी आता हूँ। थोड़ी देर में अनिरुद्ध भागा भागा आता है। उसके हाथ में 2 बैग होते हैं। दोनों दोस्त हंसते हुए घर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन घर के अंदर का अजीब सा नज़ारा देख के सुनील को थोड़ी घबराहट होती है। चारों तरफ हैंड बैग के टैक्स ही टैक्स पड़े होते हैं। सुनील अनिरुद्ध से पूछता है, यार लगता है तू बहुत ज़्यादा घूमने लगा, इतने सारे टैक्स पड़े हैं। अनिरुद्ध उसे हंसते हुए कहता है, यार सब कुछ बताऊंगा, आराम से सब कुछ। अनिरुद्ध सुनील के लिए ड्रिंक्स बनाता है। दूसरा गिलास खाली ही होने वाला होता है। तब अनिरुद्ध सुनील से कहता है, यार तू हैंडबैग के टैक्स के बारे में पूछ रहा था ना, तो ये उन लोगों के बैग के टैक्स हैं जिन्हें मैं एयरपोर्ट पे दोस्त बनाता था और उन्हें अपने घर लाकर जहर देकर मार डालता था और फिर उनके घर की कुछ दिन निगरानी करके सही मौका देके उनके घर का सामान भी लेकर आ जाता था। यही मैं अब तेरे साथ भी करूँगा। मैंने तेरे ड्रिंक्स में जहर मिला दिया है, 30 सेकंड बाद तू बेहोश हो जाएगा। अचानक बोलते बोलते अनिरुद्ध की सांसें उसके गले में ही अटक जाती। उसके बाद सुनील अपना गिलास रखते हुए बोलता है, यार देख, 20 सेकंड बाद तू बेहोश होगा, मैं नहीं। और ऐसा ही होता है। 20 सेकंड बाद अनिरुद्ध बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है वह एक टूटी कच्ची छत वाले मकान में पड़ा है, जिसके दरवाजे तक भी ठीक से बंद नहीं थे। वह भागकर बाहर आता है और देखता है उसकी गाड़ी भी सामने खड़ी है। अनिरुद्ध सोचता है, कितना बेवकूफ़ इंसान है, गाड़ी की चाबी भी गाड़ी में रखकर छोड़ गया, अब मुझे क्या चाहिए। ऐसा सोचकर वह गाड़ी में बैठकर गाड़ी को तेजी से भगा लेता है। लेकिन 6-7 किलोमीटर चलने के बाद ही अचानक उसकी गाड़ी के सामने सुनील आ जाता है। अनिरुद्ध यह देखकर हैरान रह जाता है और वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ के पास जाकर टकराती है और एक भयानक हादसा होता है। अनिरुद्ध को जब थोड़ी देर बाद होश आता है तो वह देखता है कि उसको पूरे शरीर में चोटें आई हैं। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है लेकिन बैठ नहीं पाता। उसके हाथ पैर मजबूत रस्सी से बंधे होते हैं। वह चिल्लाना चाहता है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा होता है। प्यास, दर्द, डर की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वह मर जाता तो वह ज़्यादा अच्छा होता। वह सोच रहा था, यह कोई बुरा सपना हो, थोड़ी ही देर बाद शायद उसे होश आ जाए। सोचकर वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। दूसरे कमरे से सुनील की आवाज़ें आती है। वह हंसता हुआ फ़ोन पर बात करता हुआ उसके सामने से गुजरता है और कहता है, नमस्ते आंटी जी, मैं अनिरुद्ध का बहुत अच्छा दोस्त सुनील बोल रहा हूँ। गया है आपके लिए सामान लेने, मैं ही आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता हूँ। फ़ोन को जेब में रखकर वहाँ से निकल जाता है। अनिरुद्ध चीखने की कोशिश करता है लेकिन सुनील उसकी आंखों के सामने ही बाहर निकल जाता है। अब सिर्फ उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसकी माँ भी उसी कमरे में उसी तरह से रचुए उसे जकड़ी हुई थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वह अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था कि अचानक एक खाने की थाली दरवाजे के नीचे से सरकती हुई वहाँ पर आती है। अनिरुद्ध की माँ तो बेहोश थी। अनिरुद्ध किसी भूखे भेड़िए की तरह उस प्लेट पर झपटता है, लेकिन चेन जिससे कि अनिरुद्ध बंधा होता है उतनी लंबी नहीं थी वह उस प्लेट तक पहुंच पाए। दूसरे कमरे में से सुनील की हड्डियों को कपकपाने वाली हंसी गूंज रही थी। अनिरुद्ध चाह कर भी खाने की प्लेट नहीं उठा पा रहा था। तभी अचानक उसकी बेबसी में उसको एक और ख्याल आता है कि अगर प्लेट मिल भी गई तो वह खाना कैसे खाएगा। मुंह तो उसका बंद है। भूख प्यास से व्याकुल
अनिरुद्ध कब बेहोश हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। अनिरुद्ध को जब थोड़ी देर बाद होश आता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और हाथ पैर हिलाने की कोशिश में अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां उसको लगातार चुभाई गई हों। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पैरों और हाथों की उंगलियों पर प्लेन में बैठकर बांधे जाने वाले टैग्स कसकर बंधे हुए थे और मजबूत रबड़ बैंड होने की वजह से जहाँ टैग्स बंधे हुए थे वहाँ पर खून का दौर रुक गया था। कहीं कहीं सूजन थी और कहीं कहीं हाथ पैर नीले पड़ गए थे। दर्द में जब वह चीखा तो उसके मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। वह सुनील को गालियां देने लगा। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध की माँ को भी धीरे धीरे होश आ रहा था। वह दर्द से कराह रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अनिरुद्ध उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बंधी चेन की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह अपनी किस्मत और कर्मों को गालियां दे रहा था। वह अपनी माँ के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दूसरे कमरे में से सुनील निकल कर आया और उसकी माँ को जानवरों की तरह घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना तो शायद अनिरुद्ध ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अचानक उसको फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ आई। उसने देखा उसका फ़ोन सामने ही पड़ा है। वह खिसक कर उसकी तरफ जाने लगा। वह फ़ोन को हाथ ही लगाता इससे पहले सुनील ने उस फ़ोन को उठा लिया। उसने अपने आप को कभी भी इतना बेबस नहीं पाया। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने नहीं सोचा कभी उसकी किस्मत इतनी भी बुरी होगी। तभी अचानक सुनील की आवाज़ से उसको होश आया। सुनील किसी से बात कर रहा था। हेलो अंकल, नमस्ते, मैं अनिरुद्ध का दोस्त सुनील बोल रहा हूँ। आप ही आंटी के एक दिन बाद आने वाले थे ना? अनिरुद्ध तो बाहर काम से गया है, मैं आपको लेने आ जाता हूँ। अनिरुद्ध यह सब सुन नहीं पाया और वह फिर से बेहोश हो गया। और इस बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी माँ के साथ साथ अपने पिताजी को भी बेहोश पाया। सामने सुनील आलती पालती मारकर बैठा था और उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। बैग के टैग से वह बंधा हुआ था, वह उसे भयानक दर्द दे रहे थे। अब सुनील कहना शुरू करता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यार, अपने माँ बाप के लिए तुझे इतना बुरा लग रहा है और मुझे तो अपने माँ बाप को बचाने का भी मौका नहीं मिला था। क्या किया था मेरे माँ बाप ने? मैंने तेरे माँ बाप को सब कुछ बता दिया कि तू क्या है और क्या करता है। याद है, करीबन 4 साल पहले मैं तुझे एक फ्लाइट में मिला था। तूने मुझसे दोस्ती की और इसी तरह मुझे जाल में फंसाकर जहर देकर मार दिया और फिर मेरे घर में मेरा दोस्त बनकर रहा। और मौका देकर एक दिन जब तूने वहाँ से सारे कीमती सामान को चोरी करने की कोशिश की तो मेरी माँ ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा। तूने उसी टाइम मेरे माँ बाप को बिना कुछ सोचे समझे मार डाला। तूने तो इतने लोगों को मारा है कि कईयों की तो शक्ल तू भूल ही गया, जिनमें से एक मैं भी था। चल, तुझे आखिरी मौका देता हूँ। भाग सकता है तो भाग, चिल्ला सकता है तो चिल्ला, जिसको बुलाना है बुला, मुझे खुशी होगी। यह कहकर सुनील उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अनिरुद्ध अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जुबान पर जो टैग बंधा हुआ था वह खुल गया। अब वह चीख सकता है, वह चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें शायद किसी ने सुन ली। आसपास सूखी पत्तियों पर उसको किसी के चलने का एहसास होता है तो वह और ज़्यादा तेज चीखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि आसपास बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब वह खुश हो जाता है कि उसे बचा लेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी चीख उसके गले में ही अटकी रह जाती है। जब वह देखता है कि सामने से भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। 2 लोग तो पहले ही मर चुके थे उस कमरे में। अब तीसरे की बारी। फिर एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है।